नमस्कार। आज हम एक बहुत गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, भारत में बाढ़। जी। हमारे पास कुछ सरकारी दस्तावेज हैं आपदा प्रबंधन पर, और साथ ही पिछले कुछ सालों की, मतलब 2023 से 25 के बीच की कुछ केस स्टडीज भी हैं। सिक्किम, हिमाचल, असम, दिल्ली, उत्तराखंड। हाँ, और ये केस स्टडीज काफी अहम है क्योंकि ये दिखाती हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। बिल्कुल। और सोचिए, जैसे हिमाचल में 2023 में जो हुआ, हजारों करोड़ का नुकसान, और कहते हैं कि वजह सिर्फ बारिश नहीं थी। सही कहा। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए बाढ़ के बदलते पैटर्न को समझें। इसके कारण क्या है, असर क्या हो रहा है। और सबसे जरूरी कि हमने हाल की इन घटनाओं से क्या सीखा है। क्या ये बस प्राकृतिक आपदाएं हैं या हम भी इन्हें कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए ये साफ करते हैं, बाढ़ और जल भराव में क्या फर्क है, क्योंकि अक्सर लोग इन्हें मिला देते हैं। हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, बाढ़ का मतलब है जब नदी या कोई जलाशय, मतलब तालाब या झील, उसका पानी अपनी सीमा लांघ कर आसपास की जमीन पर फैल जाए। अच्छा। जबकि जलभराव वो अक्सर शहरों में दिखता है, जब बारिश का पानी जमा हो जाता है क्योंकि नालियां ठीक नहीं है, पानी निकल नहीं पाता। समझ गए। तो बाढ़ में पानी का स्रोत अहम है, जैसे भारी बारिश। बिल्कुल, भारी बारिश, बर्फ का पिघलना, कभी-कभी बांध टूट जाना या समुद्री तूफान से भी तटीय बाढ़ आती है। और जमीन की हालत भी मायने रखती होगी। हाँ, बिल्कुल। जमीन कितना पानी सोख सकती है, ढलान कैसी है, ये सब। और बाढ़ें भी अलग-अलग तरह की होती हैं। कुछ अचानक आती हैं, जैसे फ्लैश फ्लड। हाँ, वो तो बहुत खतरनाक होती हैं। जी। और कुछ धीरे-धीरे विकसित होती हैं, जैसे मानसून के समय नदियों में आने वाली बाढ़। और भारत में तो, जैसा आपने कहा, ये बहुत बड़ी समस्या है। आंकड़े तो डराने वाले हैं, 35 में से 25 राज्य बाढ़ प्रवण हैं। जी हाँ। और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी इलाका है, वो तो सबसे ज्यादा प्रभावित है। असम, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, लिस्ट लंबी है। इसके कारण क्या है? कुछ तो प्राकृतिक होंगे, जैसे मॉनसून की बारिश। हाँ, प्राकृतिक कारण तो हैं ही। बहुत ज्यादा मानसूनी बारिश, चक्रवात, नदियों में धीरे धीरे गाद जमा होना, जिससे उनका तल ऊपर उठ जाता है, भूस्खलन से नदियों का रास्ता रुक जाना, ये सब। लेकिन मानवीय कारण, जिनका जिक्र आजकल ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। और दस्तावेज भी यही इशारा कर रहे हैं। दरअसल मानवीय दखलंदाजी में स्थिति को और बिगाड़ा है। जैसे कि? जैसे नदियों के अपने फैलने की जगह होती है, फ्लड प्लेन कहते हैं उसे, उस पर कब्जा करके बस्तियां बसाना, शहर बनाना। हाँ, ये तो दिल्ली 2024 और उत्तराखंड 2025 में साफ दिखा। नदी के रास्ते में ही सब बना दिया। बिल्कुल। फिर अनियोजित शहरीकरण, जिससे पानी सोखने वाली खुली जमीन खत्म हो जाती है। जंगलों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, पानी तेजी से बहता है। और तटबंधों का ठीक से रखरखाव न होना भी एक वजह है। जी, वो भी। तो मतलब ये हुआ कि विकास के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं बाढ़ के असर को बढ़ा रहा है। और इसका नतीजा क्या है? जाहिर है, बहुत विनाशकारी। हाँ, बाढ़ शायद भारत की सबसे लगातार और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक आपदा बन गई है। जानमाल का भारी नुकसान तो होता ही है। लोग बेघर हो जाते हैं, उनकी पूरी संपत्ति, फसलें, सब बर्बाद हो जाता है। और फिर स्वास्थ्य का खतरा भी। गंदे पानी से बीमारियां फैलती हैं। बिल्कुल। डायरिया, मलेरिया, हैजा, इनका खतरा बढ़ जाता है। और आर्थिक नुकसान तो है ही। खेती, उद्योग, सड़कें, पुल, बिजली, सब ठप हो जाता है। और सबसे ज्यादा असर शायद गरीब और कमजोर लोगों पर पड़ता है। हाँ, ये हमेशा होता है। उनके घर अक्सर ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में होते हैं, और उनके पास साधन भी कम होते हैं। उन्हें पलायन करना पड़ता है। तो फिर इससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? जैसे पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली, केंद्रीय जल आयोग CWC की इसमें क्या भूमिका है? देखिए, CWC बाढ़ का पूर्वानुमान जारी करता है, हम्म। जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। इससे लोगों को समय मिल जाता है सुरक्षित जगहों पर जाने का। पर क्या ये चेतावनी समय पर सब तक पहुंच पाती है, जमीनी स्तर पर? यही एक बड़ी चुनौती है। चेतावनी जारी करना एक बात है, उसे हर गांव, हर व्यक्ति तक पहुंचाना और ये सुनिश्चित करना कि लोग उस पर अमल करें, इसमें काफी सुधार की जरूरत है। हाँ, कई बार सुनते हैं कि चेतावनी आई थी पर लोग निकले नहीं। बिल्कुल। इसीलिए अब सिर्फ संरचनात्मक उपायों, मतलब बांध और तटबंध बनाने पर ही जोर नहीं है। अच्छा, तो फिर किस पर जोर है? अब गैर संरचनात्मक उपायों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। गैर संरचनात्मक मतलब जैसे फ्लड प्लेन जोनिंग, हम्म। ये तय करना कि नदी के किनारे कितना पास तक निर्माण हो सकता है, कहाँ नहीं। ये तो बहुत जरूरी लगता है। है तो,
लेकिन दिक्कत यह है कि कई राज्यों में नियम तो बन गए हैं कागज पर उन्हें सख्ती से लागू करवाना मुश्किल होता है। इसके अलावा बेहतर भूमि उपयोग की योजना बनाना, चेतावनी प्रणाली को और प्रभावी बनाना, लोगों को तैयार करना, बीमा योजनाएं, ये सब गैर संरचनात्मक उपायों में आते हैं। क्योंकि बांध और तटबंध वो भी तो हमेशा कारगर नहीं होते। असम का उदाहरण आपने दिया था। हाँ, वो महंगे भी बहुत होते हैं और उनकी एक सीमा होती है। असम में ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी के लिए सिर्फ तटबंध बनाना काफी नहीं है, ये हम हर साल देखते हैं। सही बात है। अच्छा, अब जरा हाल की केस स्टडीज पर आते हैं। इनसे क्या खास सबक मिले? सिक्किम में 2023 में जो हुआ, वो GLOF की घटना, वो क्या थी? हाँ, सिक्किम की घटना ने एक नए तरह के खतरे को सामने लाया, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये क्या होता है? जब ग्लेशियर पिघलने से उनके आगे एक झील बन जाती है और फिर उस झील का प्राकृतिक बांध, मतलब बर्फ या पत्थर का किनारा, अचानक टूट जाता है, तो भारी मात्रा में पानी और मलबा तेजी से नीचे आता है। बाप रे! और ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है? हाँ, सीधे तौर पर। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, ऐसी झीलें ज्यादा बन रही हैं और उनके फटने का खतरा बढ़ रहा है। सिक्किम ने दिखाया कि हमारे बड़े बड़े बांध, जैसे तीस्ता 3 बांध था, वो भी इसके आगे सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए तो खास तरह की चेतावनी प्रणाली चाहिए होगी। बिल्कुल। ग्लेशियर झीलों की निगरानी और उनके फटने की पूर्व चेतावनी देने वाली व्यवस्था बहुत जरूरी है। और हिमाचल में 2023 में क्या हुआ? वहां तो मॉनसून और भूस्खलन का मिला-जुला असर था शायद। हाँ, हिमाचल ने ये सिखाया कि पहाड़ी इलाकों में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और साथ में अनियोजित निर्माण हो, पहाड़ों के ढलानों को काटकर सड़कें या इमारतें बनाई गई हों, तो जमीन खिसकने लगती है। बिल्कुल, तो सामान्य मानसून की बारिश भी बहुत ज्यादा विनाशकारी हो जाती है। मतलब सिर्फ बारिश को दोष नहीं दे सकते, हमने जमीन के साथ जो किया है उसने हालात बदतर बना दिए हैं। फिर असम 2024 में भी बाढ़ आई, जो वहां लगभग हर साल आती है। हाँ, असम की बाढ़ दिखाती है कि ब्रह्मपुत्र बेसिन कितना संवेदनशील है और वहां बार बार आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए सिर्फ तटबंध काफी नहीं है। वहां कई एजेंसियों को मिलकर काम करने की जरूरत है और शायद बाढ़ के साथ जीना सीखने की भी। और उत्तराखंड 2025 की फ्लैश फ्लड? उत्तराखंड का मामला भी हिमालय क्षेत्र में अचानक आने वाली बाढ़ के खतरे को दिखाता है। और फिर वही बात, अनियोजित निर्माण, नदी के रास्ते में दखलंदाजी और सही भूमि उपयोग योजना की कमी। तो अगर इन सब केस स्टडीज को देखें तो एक बात साफ उभर कर आती है। हाँ, कि जलवायु परिवर्तन निश्चित रूप से बाढ़ के खतरे को बढ़ा रहा है। बारिश का पैटर्न बदल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और दूसरी बात कि सिर्फ इंजीनियरिंग समाधान काफी नहीं है। बिल्कुल, हमें एक, जिसे कहते हैं, एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें सटीक चेतावनी हो, जमीन का सही इस्तेमाल हो, गैर संरचनात्मक उपाय हों और सबसे जरूरी, समुदाय की भागीदारी। हाँ, लोगों को तैयार करना, उन्हें जागरूक करना, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर बाढ़ एक बहुत जटिल और कहना चाहिए कि बढ़ती हुई चुनौती है, जिसके कारण प्राकृतिक भी है और मानवीय भी। निश्चित रूप से, और समाधान भी बहुआयामी ही खोजने होंगे। वाकई। चलिए आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। जी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये देखते हुए कि बाढ़ की घटनाएं अब ज्यादा तीव्र हो रही हैं, ज्यादा अप्रत्याशित हो रही हैं, तो स्थानीय समुदाय, खासकर वो इलाके जहां तेजी से विकास हो रहा है, चाहे वो शहर हो या गांव, वो अपनी पारंपरिक समझ और नई तकनीक, इन दोनों का इस्तेमाल करके अपनी जुझारू क्षमता, मतलब रेजिलियंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है।